नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। आज की तारीख 1 अप्रैल। इस दिन को अप्रैल फूल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम आपको अप्रैल फूल दिखाएंगे, लेकिन उसमें पीएम का जिक्र, सीएम का जिक्र और इसके अलावे कई सीएम का जिक्र, आंदोलनों का जिक्र और शायद आंदोलन के बाद सत्ता मिलते ही सत्ता चरित्र का मतलब भी। अप्रैल फूल का मतलब जनता के लिए क्या हो सकता है और अप्रैल फूल कैसे लगातार, आज से नहीं, जनता लगातार मनती ही आ रही है इस देश के भीतर में। शुरुआत कहीं से कीजिए, लेकिन आज देश के दो अलग अलग हिस्सों में दो पोस्टर चस्पा हुए। एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री। शुरुआत यहीं से करते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं भारत के संविधान के प्रति द्वारा स्थापित सच्ची श्रद्धा। जो पहले कभी नहीं हुआ वो इतिहास मोदी ने भी रचा और केजरीवाल ने भी। आजादी के बाद पहली बार जनता ने किसी गैर कांग्रेसी को इतनी ताकत के साथ पीएम बनाया कि वो जो चाहे सो नीतियां बना सकता है। और मोदी के सत्ता संभालने के महज 9 महीने के भीतर ही दिल्ली में केजरीवाल को इतनी सीटें मिल गई कि वो दिल्ली को जिस तरफ ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। मोदी सरकार के वादों की फेरिस्त की हवा 10 महीने पूरे होते होते निकलने लगी और केजरीवाल तो महीने भर के भीतर ही हांफते हुए नजर आए। और लीडर कई बार अपने को अन्यों से ऊपर समझ जाता है, बोलता है पहले फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, बाद में वही सुपीरियर अमंग द इक्वल्स, वही फाइनल अमंग द इक्वल्स, और अंत में मैं ही ये स्थिति पहुंच जाती। तो क्या नेता सत्ता पाते ही जनता को अप्रैल फूल बना देता है, या फिर सत्ता का चरित्र ही ऐसा है कि जनता को हर वक्त अप्रैल फूल बनना ही पड़ता है? क्योंकि सवाल सिर्फ मोदी और केजरीवाल का नहीं है, फेरिस्त खासी लंबी है। सीएम की फेरिस्त को याद कीजिए तो इससे पहले यूपी में अखिलेश यादव को, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को, उड़ीसा में नवीन पटनायक को, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, और इस फेरिस्त में एक नाम असम के सीएम रहे प्रफुल्ल महंत को भी याद रखना जरूरी है। 33 बरस की उम्र में प्रफुल्ल महंत तो सीधे कॉलेज हॉस्टल से सीएम हाउस पहुंचे थे। केजरीवाल तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हुए लोकपाल जपते हुए सीएम बने, लेकिन महंत तो असम में उल्फा के संगीनों के साए के आंदोलन के समानांतर छात्र आंदोलन करते हुए सीएम बने। यानी कहीं ज्यादा तेवर के साथ प्रफुल्ल महंत असम के सीएम बने थे। यह अलग बात है कि केजरीवाल को दिल्ली में 70 में से 67 सीटें मिली और महंत को असम में 126 में से 67 सीटें मिली। लेकिन असम में खासे दिनों बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला था तो महंत से उम्मीदें भी कुलांचे मार रही थी। लेकिन अपने सबसे करीबी फूकन से ही महंत ने राजनीतिक तौर पर 2-2 हाथ ठीक वैसे ही किए जैसे दिल्ली में केजरीवाल आंदोलन के साथी प्रशांत भूषण से कर रहे हैं। 5 साल महंत की सरकार भी चली और आने वाले 5 साल तक केजरीवाल की सरकार को कोई गिरा भी नहीं सकता है, यह भी चुनावी सच है। लेकिन भविष्य का रास्ता जाता किधर है, इसे लेकर महंत फंसे तो 1990 में चुनाव हार गए और 1996 में दोबारा सत्ता में लौटे तो राजनीतिक तौर पर इतने सिकुड़ चुके थे कि दिल्ली से लेकर असम की सियासी चालों को ही चलने में वक्त गुजारते चले गए। और आज की तारीख में सिवाय एक चुनावी छत्रप के अलावे कोई पहचान महंत की नहीं है, जो हर चुनाव में सत्ता के लिए संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में केजरीवाल का रास्ता भी इसी दिशा में जाएगा? क्योंकि दिल्ली सीएम से ज्यादा पीएम के अधीन होती है, लेकिन जनता की उम्मीदों ने कुलांचे तो केजरीवाल के जरिए दिल्ली से आगे देश के लिए भर ली। तो सवाल अब यही उभर रहा है, क्या केजरीवाल भी पॉलिटिशियन हो गए जैसे बाकी राज्यों में छत्रप बहुमत के बाद जनता से कटते हुए सिर्फ अपना जोड़ घटाव देखते हैं और हर दिन अप्रैल फूल मनाते हैं? दूसरे राज्यों में क्या है, मुख्यमंत्री कैसे बहुमत के साथ सत्ता में आए, जनता ने ताकत दी और उन्हें अप्रैल फूल मनाया जाता है, उस पर आएंगे। लेकिन एक तस्वीर केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी एक तस्वीर है। क्या वाकई अप्रैल फूल बीते 10 महीनों से मनाया जा रहा है? रिपोर्ट देखिए। सवाल 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पोस्टरों के चस्पा होने का नहीं है। सवाल यह है कि मोदी की तर्ज पर इससे पहले जो भी पूर्ण बहुमत के साथ कहीं ज्यादा
सीटें हासिल कर कर पीएम बने, उनकी सत्ता 5 बरस भी चल नहीं पाई। वजहें चाहे अलग अलग रही हो, लेकिन जनता को जरूर लगा उसे हर वक्त अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने आज छाती ठोक कर कहा कि अपनी सरकार की उपलब्धियों का कच्चा चिट्ठा इस तरीके से रखा जिससे पूर्व की सरकारों से तुलना हो और उन्हें तमगा दे दिया जाए। 10 महीने के भीतर भीतर निराशा के बादल छट गए। आशा का सूरज फिर से एक बार आसमान के मध्याह्न पर पहुंचा है और पूरा विश्व का ध्यान आज हिंदुस्तान के अंदर पूंजी निवेश की ओर लगा है। तो सवाल खुद की उपलब्धि बताने का नहीं, सवाल वादों को पूरा कर जनता की मुश्किलों को खत्म करने का है। इसीलिए जनता को लगता है कि हर दिन अप्रैल फूल बनाया जा रहा है, क्योंकि मनमोहन सिंह के दौर में जो मुश्किलात, महंगाई, बिजली पानी, फसल का समर्थन मूल्य, किसानों की बढ़ती खुदकुशी से लेकर रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर रहा, उसमें कुछ बदलाव इस दौर में आया नहीं। तो फिर सरकार के बेदाग होने से खुश हुआ जाए या अपनी न्यूनतम जरूरतों को देखा जाए, ये सवाल आज भी जस का तस है। आज मैं सीना तान करके आपके सामने हिसाब देने आया हूं। 10 महीने हो गए सरकार को, एक दाग नहीं लगा मेरे भाइयों बहनों, एक दाग नहीं। हालांकि मोदी तो कह गए कि वो बेदाग हैं, लेकिन सवाल बेदाग होकर तो मोरारजी देसाई भी 1977 में पीएम बने और जेपी के संघर्ष को ही मोरारजी की सत्ता तले जगजीवन राम से लेकर चरण सिंह ने भुला दिया। सभी आपस में भिड़े तो बहुमत वाली आदर्श सरकार का अंत महज 2 बरस में हो गया। इंदिरा गांधी तो 1980 में आपातकाल के दाग को धोकर सत्ता में नहीं पहुंची, बल्कि जनता पार्टी के जनता से दूर होने की वजह से सत्ता उन्हें मिली, क्योंकि सभी आपस में लड़ रहे थे सत्ता के लिए। और जनता ने भी उस वक्त दिल खोलकर इंदिरा गांधी का ही साथ दिया। इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता के कार्यकाल में सबसे ज्यादा 353 सीटें मिली, यानी जिस रास्ते देश को ले जाना चाहे इंदिरा गांधी ले जा सकती थी। लेकिन फिर वही हुआ, बहुमत वाली सरकार पंजाब संकट को संभालते संभालते खुद ही भटक गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हालात ने सत्ता ही नहीं बल्कि इंदिरा गांधी को ही खत्म कर दिया, यानी राजनीति का खूनी अंत भी देश ने ही देखा। वहीं राजीव गांधी को तो जनता ने कंधे पर बैठाकर पीएम बनाया। भारतीय राजनीति में इससे बड़ी जीत किसी को इससे पहले मिली नहीं थी। 404 सीटों पर राजीव गांधी की जीत ने तय कर दिया कि आने वाले 5 बरस में देश युवा हो जाएगा। कुछ नए प्रयोग नए तरीके से देश की छाती पर तमगे की तरह लहराएंगे। लेकिन फिर जनता के साथ अप्रैल फूल ही मनाया गया। बोफोर्स घोटाले की आवाज सत्ता के भीतर से ही उठी और देखते देखते 5 बरस पूरे होने से पहले ही सरकार के सामने ऐसा संकट उभरा कि चुनाव में भ्रष्टाचार ही मुद्दा बन गया और जनता ने राजीव गांधी को गहरे अंधेरे में फेंक दिया, जहां से वो कभी वापस लौट नहीं पाए, क्योंकि जनता ने मान लिया उनके साथ अप्रैल फूल का खेल राजीव सरकार खेल रही थी। लेकिन यह भी अजीब संयोग है कि उसके बाद वीपी सिंह ने भी अप्रैल फूल उसी जनता को बनाया। जेब से एक चिट निकालकर सत्ता में आते ही नाम सामने लेकर आएंगे कहते रह गए, लेकिन 30 बरस होने को आए आज तक कोई नहीं जान पाया सच बोफोर्स का था क्या। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ आंदोलन, आंदोलन से निकली सत्ता और उसका भ्रम टूटना या मोहभंग होना। क्या राय हो सकती है विशेषज्ञों की या पत्रकारों की? जनता पार्टी, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी, केंद्र के स्तर पर ये 3 सरकारें हैं जो बड़ी अपेक्षाओं से जिन्हें चुना गया, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही इंदिरा गांधी से मोहभंग होने में 2 साल के करीब लगे, 71 से 73 तक। जनता पार्टी से मोहभंग होने में साल भर से ज़्यादा नहीं लगा, साल भर बाद उनके झगड़े शुरू हो गए। उसी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार से भी 8 महीने बाद मोहभंग शुरू हो गया। मेरा ख्याल है अब ये रोलिंग मूवमेंट्स के नाते से होगा। अब देखिए ना, पिछले आंदोलन से ही ज़मीन अधिग्रहण के बारे में वैसा ही इम्पीटस इस बार भी सामने आया। ऐसे ही आप देखिएगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में भी आएगा, ऐसे ही गौ और गंगा के बारे में भी आप देख लें आ रहा है विषय। अब वो बात नहीं रहेगी। अब मूवमेंट्स की कंटिन्यूटी का दौर आया है जिसका आधार होगा आत्मबल, नैतिक बल और जनबल। ये 2 को जोड़कर जिन मुद्दों पर बातें आगे बढ़ेंगी, ऐसा मुझे लगता है। इसका मतलब है आंदोलन कहीं ना कहीं सत्ता के लिए खाद का काम कर रही है और शायद मोहभंग स्थिति ही एक दूसरी सत्ता लाकर खड़ा कर देती है, चाहे वो
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जीत क्यों ना हुई, मोहभंग मोदी से हो रहा था, केजरीवाल जीत रहे थे। लेकिन आइए जरा उन राज्यों में चले जहां बहुमत के साथ ठसक के साथ सरकारें हैं, लेकिन ठसक जनता के भीतर अब नहीं बच रही है। केजरीवाल तो इसी बरस सीएम बने हैं, लेकिन इससे पहले याद कीजिए 2012 में अखिलेश यादव यूपी के, 2013 में वसुंधरा राजे सिंधिया, 2013 में ही रमन सिंह छत्तीसगढ़ के, 2013 में ही मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और 2014 में उड़ीसा में नवीन पटनायक। हर कोई बहुमत के साथ, यानी केजरीवाल तो ऐतिहासिक जीत के साथ सीएम बने, लेकिन बीते 3 बरस में जनता ने कईयों को बहुमत के साथ सीएम बना दिया। 3 बरस पहले यूपी की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ सीएम बनाकर अखिलेश यादव को ताकत दी कि वो अपने तरीके से राज्य चलाएं। लेकिन जब राज्य चलने लगा तो यूपी सांप्रदायिक हिंसा में उलझता नजर आया और सीएम सैफई में कला संस्कृति में खोए नजर आए। 2 बरस पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जनता ने बहुमत के साथ वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया। वसुंधरा राजे ने तो किसानों को बिजली पानी देने का वायदा किया, लेकिन खरी नहीं उतर पाई। उल्टे पहली बार मौसम की मार के बाद खुद को बेसहारा मान चुके 19 किसान मर चुके हैं। जयपुर के लिए मेट्रो का सपना दूर हो चला है। ग्रामीण महिलाओं के लिए भामाशाह योजना के तहत मिलने वाले 800 रुपए महीने की बात दूर की गोटी बन चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सली संकट के सामने रमन सरकार रेंगती दिखी। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा होकर भी किसानों का कटोरा न भर सका। पीडीएस घोटाले ने सत्ताधारियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जनता की नुमाइंदगी पर जीजा बनकर साले को आगे बढ़ाने के आरोपों का दाग इस दौर में जरूर छत्तीसगढ़ के सीएम पर लग गया। ये कोई मुद्दा ही नहीं। जबकि लगातार मध्य प्रदेश के वोटरों ने शिवराज को जिताया, हैट्रिक बनी, लेकिन युवा बेरोजगारों के सपने व्यापम घोटाले ने चकनाचूर कर दिए। सत्ता ही अगर भ्रष्टाचार की जमीन पर खड़ी हो जाए तो वह सिस्टम बन जाता है, और रोजगार भर्ती के लिए हुए व्यापम घोटाले ने कुछ ऐसा ही कमाल कर दिया कि परीक्षा देने वाले छात्रों को लगने लगा सरकार उन्हें अप्रैल फूल बना रही है। नवीन पटनायक को भी उड़ीसा में जनता ने 2/3 बहुमत की ताकत दी, लेकिन ग्रामीण आदिवासियों की हालत में कोई परिवर्तन नहीं आया। मनरेगा की लूट ने सरकार की कलई खोल दी। उड़ीसा का नौकरशाह सबसे भ्रष्ट होने का तमगा पा गया। यानी जिस रास्ते केजरीवाल को चलना है वो बहुमत मिलने के बाद नेता होकर हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि हर राज्य का नेता सीएम बनते ही सत्ताधारी होकर जिस तरह अपने राज्य को संवारने निकलता है उससे नेतागिरी तो चमकती है, लेकिन जन सरोकार खत्म हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वादों को लेकर हर दिन जनता अप्रैल फूल मनाती है और जनता को लगने लगता है कि वाकई वादे हवा हवाई हो गए। अब इन सब सवालों के पीछे एक शब्द छुपा है, आंदोलन। क्या वाकई इस देश के भीतर आंदोलन हर 15 बरस में होते हैं? उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता में आते हैं, उसके बाद स्थितियां फिर पुरानी जस की तस और एक नए आंदोलन का इंतजार। अप्रैल फूल आंदोलन के जरिए या सत्ता के जरिए? आइए जरा रिपोर्ट देख लें। ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे मनमोहन सिंह, और इन सब के बीच देश के आंदोलन। जी, हर 15 बरस के बाद आंदोलन, लेकिन इन सब के बाद हथेली खाली। दरअसल मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार के साथ देश को बाजार में बदला तो करीब 20 बरस तक देश में कोई आंदोलन नहीं हुआ, और जब आंदोलन हुआ तो देश को देखने का नजरिया ही बदलने लगा। पहली बार पीएम से लेकर सीएम तक को लगा कि वह सेवक है, जनता के सेवक। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। हर कोई सेवक इसलिए कहने लगा क्योंकि आर्थिक सुधार की हवा ने घपले घोटाले की ऐसी जमीन देश में बना दी कि 2011 में अन्ना आंदोलन की शुरुआत संसद को यह कहकर आईना दिखाते हुए हुई कि सरकार तो सेवक है, बावजूद इसके CWG हो, कॉमनवेल्थ हो, कोयला घोटाला हो या इन सब से इतर अलग अलग राज्यों के घोटाले। इस आवाज ने राजनीति को बदला और राजनीतिक सत्ता पाने के तौर तरीकों को। जनता अन्ना आंदोलन में जुड़ी तो राजनेताओं ने भी सियासी सुर बदले। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, केंद्र में मोदी तो दिल्ली में केजरीवाल।
लेकिन 1 अप्रैल को इस पोस्टर ने नया सवाल छेड़ दिया कि क्या देश आंदोलन के बाद सिर्फ सत्ता बदलकर खामोश हो जाता है या फिर एक नए आंदोलन का इंतजार करने लगता है। क्योंकि सड़क पर आंदोलन कर वीपी सत्ता में पहुंचे। राजा नहीं फकीर हैं, हिंदुस्तान की तकदीर है। याद कीजिए 1989 में नारे यही लगते थे, लेकिन किसे पता था महज 2 बरस के भीतर मंडल कमंडल का संघर्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ बने देश के माहौल को ही उलट देगा। जनता को वीपी ने जिस तरह सत्ता में आने के बाद जनता को हर दिन अप्रैल फूल बनाया और दिखाया, वो बेमिसाल है। क्योंकि सामाजिक दूरियों को बनाने वाली लकीर इसी दौर में खिंची। किसी को आरक्षण चाहिए था, किसी को राम मंदिर। देश के साथ गजब का धोखा हुआ और आंदोलन फेल हो गया। आंदोलन तो स्वभाव इस समाज का, इस राज्य व्यवस्था की एक अस्थायी ज़रूरत है। उसी तरह से ज़रूरत है जैसे कोई अपने घर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है ताकि घर साफ सुथरा रहे। उसी तरह से किसी राजनीतिक व्यवस्था में भी आंदोलन की वैसी ही ज़रूरत है ताकि वो राज्य व्यवस्था पटरी पर तो बनी रहे। जो उसके साथ दगाबाजी करता है उसको लोग अपने दिल से, दिमाग से, नज़र से उतार देते हैं। याद कीजिए तो वीपी से 15 बरस पहले जेपी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आंदोलन करने गुजरात पहुंचे थे और उसके बाद बिहार और फिर संपूर्ण क्रांति का सपना। लेकिन जेपी के आंदोलन के बाद सारा संघर्ष सत्ता में ही सिमट गया। जेपी आंदोलन नेताओं के लिए सत्ता पाने की याद बन गए और जनता अप्रैल फूल मनाती रही, बनती रही। और जेपी से 15 बरस पहले लोहिया को याद कर लीजिए तो समाजवादी सोच की धारा को संसद के भीतर संघर्ष के जरिए शुरुआत कर सड़क पर गैर कांग्रेसवाद का नारा लोहिया ने लगाया। 3 आना बनाम 16 आना की बहस ने नेहरू की रईसी को डिगाया तो 1967 में कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बन गई। लेकिन किसे पता था लोहिया का नाम लेकर, समाजवाद का नारा लगाकर नेहरू से आगे चकाचौंध में यही लोग खो जाएंगे, आंदोलन वहीं थम जाएगा। तो जेपी लोहिया के रास्ते चलने वाले जब एक साथ अपने बच्चों के विवाह समारोह में जुटे तो चकाचौंध तो थी, लेकिन न समाजवाद न लोहियावाद, बल्कि नजारा कुछ और। नियम कायदे बनाए जा सकते हैं, नीतियां बनाई जा सकती है, संविधान में कुछ दर्ज भी किया जा सकता है, लेकिन इन सारी स्थितियों से परे मानसिकता कैसे बदलेंगे? दरअसल ये सवाल आज ही उठे क्योंकि एक मंत्री का बयान जो आया वो दरअसल महिलाओं पर न सिर्फ सीधी चोट करता है बल्कि रंगभेद और इन सब से इतर उस मानसिकता को उभारता है जिसको लेकर समूची दुनिया में बार बार सवाल उठते रहे हैं। अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती? क्या मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मोदी जी को इस बारे में फिर से सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को उनको मंत्रिमंडल रखना चाहिए जो इस प्रकार की ऐसी हीन भावना से रेसिस्ट एक रिमार्क उन्होंने जो किया है। पूरी पार्टी पर और पूरी सरकार पर एक रिफ्लेक्शन है कि आखिर सोच क्या है, नजरिया क्या है।